नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। झांसी में कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार से जा रही कार पर अचानक टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई और ट्रक से जा टकराई, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 की मौत झांसी मेडिकल में बताई जा रही है, वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार झांसी कानपुर हाईवे पर सेमरी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार से जा रही अर्टिगा कार का अचानक टायर फटने से कार ट्रक से जा टकराई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 लोगों ने झांसी मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए ले जाते वक्त दम तोड़ दिया और 2 की हालत गंभीर है। मेरा नाम यशेष शिकरवार है। मैं सेमरी टोल प्लाजा पे सीनियर टोल मैनेजर हूँ। और जैसे मेरे को यहाँ से सूचना मिली फोन के द्वारा कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, तो मैंने तत्काल सूचना अपने चिरगांव थाना एसएसओ साहब को दी और तुरंत उसी टाइम पुलिस भी आ गई थी यहाँ पे, जिसमें एक गाड़ी यूपी 78 नंबर गाड़ी थी, ये झांसी से कानपुर जा रही थी। तो इसका आगले वाला टायर जो देखा है जिस सिचुएशन में, तो टायर फटने की वजह से एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ। वहीं पर एक अर्टिगा गाड़ी जो झांसी की तरफ से कानपुर जा रही थी और इसका एक टायर फट गया, जिससे वो अर्टिगा गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के कारण वो डिवाइडर क्रॉस करके दूसरी साइड में चली गई। तो सामने से जो कानपुर से झांसी की तरफ ट्रक आ रहा था उससे टकरा गई, जिससे मौके पे ही 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बाकी 4 लोगों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर मौके पे 2 लोगों की और मृत्यु हो गई। इस तरह 6 लोगों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 3 महिला 1 पुरुष है। बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गजेंद्र, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? जी दुर्गेश जी, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय राजमार्ग कानपुर झांसी हाईवे पर सेमरी टोल प्लाजा पर तेज गति से जा रही अर्टिगा कार का टायर फट जाने से ट्रक से जा टकराई, जिससे कार में सवार 6 लोग थे। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोगों को टोल कर्मी एवं राहगीरों की मदद से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर 2 लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जी, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये कहाँ के रहने वाले लोग थे, कुछ पता चला है क्या? जी, कानपुर उन्नाव के लोग बताए जा रहे थे। शुक्रिया गजेंद्र, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हो गया और जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। अर्टिगा कार का टायर फट गया, जिसकी वजह से कार एक ट्रक से जा टकराई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। नचना नदी के दलदल में फंसी गाय, राहगीरों ने नगर पालिका को दी सूचना। 3 घंटे रेस्क्यू चलाकर गाय को निकाला बाहर। राहगीरों और कर्मियों ने रस्सी की मदद से निकाला बाहर। पालिका कर्मियों ने गाय का कराया उपचार। मालिकों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज किए जाने की मांग। थाना अफजलगढ़ के मोहल्ला किला का मामला। राहगीरों और कर्मियों ने रस्सी की मदद से निकाला बाहर। पालिका कर्मियों ने गाय का कराया उपचार। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। नचना नदी के दलदल में फंसी गाय, राहगीरों ने नगर पालिका को दी सूचना। 3 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर गाय को निकाला बाहर। राहगीरों और कर्मियों ने रस्सी की मदद से निकाला बाहर। पालिका कर्मियों ने गाय का कराया उपचार। नचना नदी के दलदल में फंसी गाय। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर गाय को बाहर निकाला गया। पालिका कर्मियों ने गाय का कराया उपचार। नचना नदी के दलदल में फंसी गाय। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पालिका कर्मियों ने गाय का कराया उपचार। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर एक गाय नचना नदी के दलदल में फंस गई, जहां पर राहगीरों ने मामले की जानकारी पालिका को दी, जिसके बाद
पालिका कर्मचारी और राहगीरों ने गाय को दलदल से बाहर निकाला और उसके बाद से पालिका कर्मचारियों ने ही गाय का उपचार कराया। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने पिता पुत्र को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि लालचंद अपने भाई फूलचंद के घर जा रहे थे। फूलचंद की लड़की जो मुंबई में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, उसी शोक यात्रा में शामिल होने के लिए ये लोग जा रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने इन्हें टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। राहगीर की सूचना पर पीआरवी पहुंची और घटना की जानकारी थाने को दी। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार मौर्य ने थाना प्रभारी अभय कुमार मौर्य घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला लगातार क्षेत्रों के कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी के साथ आरक्षकों के तबादले किए जा रहे हैं। वहीं भरतकूप थाना क्षेत्र में लगभग 3 साल 2 माह से सेवा दे रहे वसीम मुंशी का भी स्थानांतरण हुआ है। वसीम मुंशी जी की धूमधाम से थाना स्टाफ ने विदाई की। बताया जाता है कि बहिलपुरवा में मुंशी वसीम की नियुक्ति की गई है। वसीम मुंशी के स्थानांतरण की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोगों के बीच भी उनकी ईमानदारी की चर्चा सुनने को मिल रही है। वहीं चित्रकूट में 2 दिन पहले घर से लापता युवती का यमुना नदी में के किनारे शव मिला है। आपको बता दें कि 2 सहेलियों में पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें थाना मऊ में सुलह समझौता कराया गया था। इसके बाद युवती लापता हो गई थी। परिजनों ने 2 दिन पहले मऊ थाने में युवती के लापता होने की तहरीर दी थी। सीओ मऊ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बहुत ही एक दुखद घटना आज यहाँ मऊ के थाना क्षेत्रांतर्गत घटी है। एक 15 साल की बच्ची का शव यमुना के किनारे पाया गया है और इसके परिवार ने परसों इनके संबंध में गुमशुदगी दर्ज कराई थी थाने में और इनकी अपनी सहेली के साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिस संदर्भ में दोनों पक्षों को बुलाया गया था। इनका समझौता कराया गया था दोनों सहेलियों का, लेकिन शायद उस समझौते के दौरान लड़की या तो परेशान हुई या गुस्सा हुई, जिसके बाद वो तुरंत आने के बाद कहीं इधर उधर हो गई। परिवार ने खोजने का प्रयास किया, पुलिस ने भी खोजने का प्रयास किया। मथुरा से है, जहां पर बीजेपी प्रधान पर हमला का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि बीजेपी सरकार में बीजेपी नेता की ही सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं आरोप है कि बीजेपी से बधाल सुंदर गांव के वर्तमान प्रधान योगेश चौधरी जब अपनी कार से अपने गांव वापस आ रहे थे, इसी दौरान गांव से कुछ दूर पहले ही अचानक से गांव में ही रहने वाले अजीत नामक व्यक्ति ने अपना ट्रैक्टर रास्ते में खड़ा कर दिया। वहीं जब योगेश ने ट्रैक्टर हटाने के लिए कहा तो इसी बात को लेकर अजीत और योगेश प्रधान में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद अजीत ने अपने अन्य परिजन और साथियों को बुलवाकर प्रधान के ऊपर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की और प्रधान की गाड़ी को भी तोड़ दिया। परिजनों का कहना है कि बमुश्किल प्रधान अपनी जान बचाकर थाने पहुंचे तो वहां पुलिस की ओर से प्रधान को और दूसरे पक्ष के 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कल की जो घटना मुझे बताई गई है, कल करीब 7 बजे हमारा योगेश प्रधान जी जो है राल से आ रहे थे गांव की तरफ और रास्ता में जो है बधाल के आगे जैसे थोड़े से बढ़े वहीं जो है श्याम बाबू के बेटा जो है अजीत ने जो है वहाँ ट्रैक्टर हटाया और प्रधान जी ने ट्रैक्टर से जो है निकलने की कोशिश की। उसके उपरांत इनसे पहले भी थोड़े अनबने संबंध थे। इन्होंने पहले ही जाल सजा रखा था। वहाँ सब जो है लोग आ गए, 10-12 लोग लाठी डंडों से वहाँ फायरिंग की और प्रधान जी को वहाँ से गाड़ी से निकाल करके जो है मार पीटा जो है डंडों से, लाठियों से। उसके उपरांत उसमें रखे हुए 50,000 रुपये चैन वगैरह वो भी जब प्रधान जी वहाँ से चले गए तो उसमें से निकाल लिए गए
बाल बाल प्रधान जी इन लोगों से बचे, फिर घर पर जाकर भी इन लोगों ने फायरिंग की। बहुत संदिग्ध स्थिति के संदर्भ में हम कप्तान साहब को भी जो है अवगत करा चुके थे कि प्रधान जी को जो गनर की जरूरत है, क्योंकि प्रधान जी के जो एक भाई का जो है पहले मर्डर हो चुका था, वो भी 7 मुलजिम अब फरार घूम रहे हैं, उनको न अरेस्ट किया गया। वहीं सामाजिक सम्मेलन और विकास कार्यों की समीक्षा करने झांसी आए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव जीतने के बाद जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि रविवार को विकास भवन में विकास कार्यों और सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने के बाद प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने पत्रकारों को बताया कि लुप्त हो रही 75 नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सभा पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप लगाने वाले तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण राजनीति का युग समाप्त हो गया। वो चिंता न करें, जो जरूरी होगा देश के हित में, देश की आने वाली पीढ़ी के हित में सरकार वो अच्छे काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। मुकदमे लिखाना या लिखना, या मैं नहीं जानता हूँ, पूरा मुझे विषय नहीं मालूम है, लेकिन मुकदमा लिखने का मतलब ये है कि वो दोषी नहीं हो जाता, उसकी जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो निर्दोष होंगे वो बचेंगे। वहीं ग्रेटर नोएडा एक मूर्ति गोल चक्कर के पास आज सैकड़ों बच्चों के अभिभावक एकत्र हो गए और प्राइवेट स्कूलों की चल रही मनमानी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल प्रशासन लगातार अपनी मनमानी कर रहा है और जबरन स्कूल से ही ड्रेस और किताबें खरीदने का दबाव बना रहा है। बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि जो किताबें बाहर से कम दामों पर मिल जाती हैं, वो स्कूल प्रशासन अपनी मनमानी ढंग अपनाते हुए महंगे रेटों में उन पर किताबों को बेच रहा है। आज हम सभी अभिभावक यहाँ पर एकजुट हुए हैं सरकार को सचेत करने के लिए, जो शिक्षा माफियाओं द्वारा यहाँ पे लूट मच रही है। यहाँ पे स्कूलों में अंधाधुंध प्राइस पे किताबें बेची जा रही हैं, जो किताबें ऑनलाइन आधे से कम रेटों पे उपलब्ध हैं, उसको दुगने प्राइस पे बेच रहे हैं अपना प्रिंटर डाल के। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो स्कूलों की लूट हो रही है उसके खिलाफ हम छोटा सा एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आप देख रहे हैं आए दिन अभी 15% फीस कोरोना काल में हाई कोर्ट ने माफ किया, उसके लिए शासन ने आदेश लागू किया, उसके बाद भी अभी तक स्कूलों ने 15% फीस के बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। स्कूल को कई बार मेल भी डाला गया, लेकिन प्रिंसिपल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। दूसरी तरफ स्टेशनरी के नाम पे अंधेर लूट हो रही है, 8 से 10,000 रुपए की किताबें और कॉपियाँ मिल रही है। उसके साथ साथ आप देखिए सारी किताबें स्कूल से लेना अनिवार्य है, जबकि DIOS महोदय ने कई बार गाइडलाइन भी जारी किया। मेरा नाम सुखपाल सिंह टूर है जी, और हम गौतम बुद्ध नगर के जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से आए हैं। मेरे साथ कुछ गौतम बुद्ध नगर के पेरेंट्स भी हैं और साथ के साथ यूपी के भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि यूपी स्टेट में ही सब आते हैं। उनकी तरफ से ये तर्क दे रहे हैं। सबसे पहले तो प्रश्न जो है, जब माननीय हाईकोर्ट और शासन ने ये आदेश दे दिया है कि आपको 15% की जो स्कूल की फीस कोरोना काल में ली गई थी उसको वापस करना है। वहीं श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भंगा बाजार स्थित ज्वेलरी और रेडीमेड की दुकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी का सामान और एक अदद नाजायज चाकू बरामद किया है। आपको बता दें कि बीती 18 फरवरी को आशीष कुमार ने श्रावस्ती थाना कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था कि बीती 17 फरवरी की रात भंगा बाजार स्थित गुरुद्वारे के सामने ज्वेलरी और रेडीमेड की दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने दुकान में रखा लगभग 3 लाख रुपए का सोने चांदी के जेवरात और कपड़े चुरा ले गए। प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और चोरी हुआ सामान भी बरामद किया। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार को जालौन के एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गौशाला का उद्घाटन किया।
जिसके बाद वो राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी का निरीक्षण कर मरीजों का हाल चाल जानते हुए उनसे बातचीत की। इसके बाद वो बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। जालौन जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना हमारा प्रथम कार्य है और यहाँ पर हमने विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। अभी कलेक्ट्रेट में हम सभी विभागों की समीक्षा भी करेंगे और जो केंद्र प्रदेश की सभी योजनाएं हैं उनको धरातल पर नंबर 1 पर लागू किया जाए, कहीं कोई दिक्कत न हो, इस बात की चर्चा भी करेंगे। नगर निकाय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते। खबर देवरिया से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरहज विधानसभा के बाहोर धनौती में ग्राम सभा में 2 करोड़ 16 लाख की लागत से बना स्वर्गीय मर्जा देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन एक छात्रा के हाथों से कराया। उद्घाटन कार्यक्रम में के बाद सीएम योगी देवरिया पुलिस लाइन पहुंचे, जहां से राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में जनसभा कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद वासियों को संबोधित किया और 4 करोड़ 80 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। एससी का पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकला है। टॉप 10 में से 8 में बेटियां पहले 8 आई हैं। आप सोच सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प चरितार्थ हो रहा है कि 10 में से 8 बेटियां टॉप कर रही हैं और ज्यादातर में बहुत बड़ी संख्या में बेटियों ने स्थान प्राप्त किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज यहां पर जो लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं देवरिया जनपद को प्राप्त हुई हैं, ये स्वास्थ्य से भी हैं, शिक्षा से भी हैं, ग्राम्य विकास से भी हैं, हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन से भी है, हर प्रकार की योजनाएं हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। आपका जो आशीर्वाद कमल के फूल के साथ प्राप्त होता रहा है, आप इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ करके काम करते रहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए आपके यहां पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। जो भी प्रस्ताव आएगा, देवरिया जनपद के इस प्रस्ताव को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वहीं बीएसपी नेता अनुपम दुबे के भाई डब्बन दुबे के नाम दर्ज 74.05 लाख कीमत की और उनके सहयोगी राशि कुरैशी की 1.47 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। मौके पर पुलिस बल के अधिकारियों ने, जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जाकर सभी जमीनों को अपने कब्जे में ले लिया और नगरपालिका को सुपुर्द कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के बहादुरगंज तराई मोहल्ला में चकबंदी अभिलेखों में हेराफेरी कर करोड़ों रुपए की भूमि पर कब्जा करने के मामले में बसपा नेता अनुपम दुबे और उनके भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिलाधिकारी ने गैंगस्टर मामले में सुनवाई के दौरान डब्बन दुबे पर और उनके सहयोगी राशिद कुरैशी की 2 करोड़ 21 लाख की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश कर दिए हैं। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद के आदेश अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना मऊ दरवाजा के सामने अनुराग दुबे व राशिद कुरैशी के नाम अंकित 3 प्लाट, जिनकी कुल रकबा 177.54 वर्ग मीटर में से करीब 2 करोड़ 21 लाख 92,500 रुपये लागत की मूल्य की जमीन को हम लोगों ने कुर्क किया है। उस कुर्क की हुई जमीन का स्वामित्व या अधिग्रहण कर नगर पालिका अध्यक्ष को सुपुर्द में दी गई है।
वहीं औरैया पुलिस ने थाने को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने शराब के नशे में धुत होकर 112 नंबर पर फोन मिलाया और धमकी देने के बाद आरोपी ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया था। धमकी के बाद अलर्ट मोड पर आई पुलिस ने थाना समेत रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं गोरखपुर में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें कि रात में सो रहे पिता को बेटे ने कुल्हाड़ी से काट डाला। पिता की हत्या करते समय उसने हैवानियत की हदें पार कर दी। बेटे के सिर पर खून सवार देख पिता ने दोनों हाथों से उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पिता की दोनों कलाइयां काटकर अलग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पूरी रात कुल्हाड़ी लेकर पिता की लाश के पास ही बैठा रहा। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है और मामले पर आगे की जांच जारी है। ये बगागाड़ा के पास एक जीतपुर गांव है, तो वहां पर एक लड़के ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। इसमें पारिवारिक विवाद पूर्व से बताया जा रहा है, जिसके कारण उसने अपने पिता की हत्या की है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसकी पत्नी के तहरीर पे एफआईआर दर्ज की गई। वहीं हमीरपुर के पहरा गांव में एक किसान की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक किसान सुबह खेत में लगी सब्जी की सिंचाई कर रहा था। वहीं पास में लगे लाइन की चपेट में आने से उसे करंट लग गया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने अचेत अवस्था में किसान खेत में मृतक को पड़ा देखकर परिजनों को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। लाइट से क्या कर रहे थे यहाँ पे? रात में निकले हुए पेशाब हिसाब के और सिंचाई भी करत रहे। सिंचाई कर रहे थे। हाँ। करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। हाँ। आपको कब मालूम चला? सुबह। लगभग इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी करीब 45। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।